हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप अरोड़ा, डायरेक्टर माई वीज़ा ओवरसीज़। सो आज का जो एक टॉपिक था वो आपको मालूम है कि शेंगन का जो रिफ्यूज़ल्स जिनके आते हैं उनको बहुत बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज शेंगन के रिफ्यूज़ल के बारे में बात करनी है और साथ में वर्ड अपडेट भी उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए हमें मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है और आप किस कंट्री में जा सकते हैं, किस कंट्री में नहीं जा सकते। और जैसे मैंने बताया कि शेंगन का रिफ्यूज़ल्स ये बहुत लोगों को दिल दहलाने वाला एक बॉम्ब गिरता है जब एक रिफ्यूज़ल आती है। तो उसके क्या क्या हमें कारण है, क्यों आती है रिफ्यूज़ल और उसका सोल्यूशन क्या है, ये 5:20 तक मैं आपके साथ लाइव रहूँगा। मेरे फ्रेंड्स इतना प्यार करते हैं, इतनी वो रिस्पेक्ट करते हैं और मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब वो वेट करते हैं कि कब हम लाइव हों और आपको वर्ड अपडेट के बारे में और शेंगन की जो मैंने बताया था कि मेरी जो प्लानिंग थी इस बार की उसके बारे में सुनने के लिए। सो जैसे मैंने बताया कि माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमारमंडी से ऑपरेट कर रहा है और हमारा एक ऑफिस श्री गंगानगर में है और मिस्टर सिकंदर अरोड़ा वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। और कोशिश यही होती है हमारी कि सर्विसेज जो है वो प्रॉपर हो, आपको किसी भी किस्म का कोई शिकायत का मौका ना मिले, एटलीस्ट फ्रॉम माई वीज़ा ओवरसीज़। सो समय की नज़ाकत को देखते हुए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और जो भी मेरे फ्रेंड्स आज मेरे साथ लाइव हैं और शेंगन का जो रिफ्यूज़ल है ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि शेंगन का रिफ्यूज़ल क्यों होता है और उसके सोल्यूशन क्या है। ये टॉपिक मतलब मैं समझता हूँ कि मेरे लिए पर्सनली फॉर माई सेल्फ ये बहुत ही एस्टीम टॉपिक है, क्योंकि मैं जो आपको टॉपिक जो मैं आपसे बात करूँगा शेंगन के रिफ्यूज़ल के कॉजेज़ के बारे में, थोड़ी सी रिसर्च भी मैंने की है, तो वो आपको मालूम पड़ेगा कि किन किन छोटी छोटी गलतियों से हम अपना जो शेंगन का जो विजिटर वीज़ा का रिफ्यूज़ल डलवा लेते हैं। तो 8-10 पॉइंट होंगे मेरे माइंड में जो मैं डिस्कस करूँगा और उनके सोल्यूशन भी बताऊँगा। तो सबसे पहले वर्ड अपडेट की बात करते हैं। मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो खुल चुके हैं, सिंगापुर को छोड़ के, मलेशिया को छोड़ के बाकी मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं वो खुल चुके हैं। और कुछ वेरिएंट भी आ रहे हैं वर्ल्ड में कोरोना के बाद, वो भी थोड़ा सा बच जाइए इनसे, क्योंकि कोरोना से थोड़ा सा कोविड से वो ज़्यादा पावरफुल है। तो जो गलतियां हमने 2020 जनवरी फरवरी में की थी कि मार्च में सारा इंडिया लॉकड हो गया था, तो अभी मैं आपको पर्सनली राय यही दूंगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं, कि एक और वेरिएंट भी आ रहा है जो मेरे जो फ्रेंड्स यूके में रहते हैं या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से मेरी उनसे बात ऑलमोस्ट डेली होती रहती है। तो थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए और जैसी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताई हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करिए एंड अपने आप को हाइजीनिक रखिए, उससे कुछ हद तक हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो हमारी जो अलर्टनेस है, हमारी जो अवेयरनेस है, यही हमें किसी भी बीमारी से, किसी भी डिसीज़ से वो बचाती है। तो हमने बहुत कुछ सीखा भी है फ्रॉम द लास्ट 1.5 ईयर्स, 1.5 साल से हमने बहुत कुछ सीखा है, तो बच के रहें तो अच्छा रहेगा। तो वर्ड अपडेट की बात कर रहा था मैं कि आप कनाडा का स्टडी वीज़ा तो नेचुरली आप जा ही रहे हैं, जा सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करूं विजिटर वीज़ा की, नो डाउट कि आप जा सकते हैं। टूरिज़्म किसी भी कंट्री में मत अप्लाई करना, मेरी बात को समझ लो ध्यान से, कि किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में टूरिज़्म के लिए मत जाइए दुबई को छोड़ के, क्योंकि देखिए दुबई में आप जा सकते हैं, मैक्सिमम जो कंट्रीज है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, टूरिज्म अभी अलाउड नहीं है। विजिटर वीज़ा के बेसिस पे आप कोई पर्पज़ है, स्पेसिफिक पर्पज़ है, तभी आप जाइए। किसी भी कंसल्टेंट के झांसे में मत आइए कि कनाडा का 25 दिसंबर का मेला लगने वाला वहाँ पर, तो चलिए आपका वीज़ा लगवाते हैं। बायोमेट्रिक की डेट्स मिल नहीं रही, तो कब आपका फाइल प्रिपेयर होगी, कब वो अपलोड होगी, कब बायोमेट्रिक मिलेंगे और कब 25 दिसंबर आ जाएगा, वो तो मतलब 28 दिन रह गए सारे 25 दिसंबर को आने को। सो बड़ा ध्यान से लिए, अवेयरनेस करने का, अवेयर करने का यही मतलब होता है कि जो मेरे व्यूअर्स इतना प्यार करते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं होते, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो मेरे साथ इंटरेक्टेड होते हैं उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल के अपने दिल की बात बताऊं कि कहीं पर भी उनका नुकसान ना हो जाए।
तो कनाडा जा सकते हैं विजिटर वीज़ा पे भी और स्टडी वीज़ा पे भी, यूएस जा सकते हैं स्टडी वीज़ा पे भी और विजिटर वीज़ा पे भी, पर बायोमेट्रिक की दिक्कत। ऑस्ट्रेलिया नो डाउट 6 दिसंबर से आप जा सकेंगे, और न्यूजीलैंड भी बहुत जल्दी खुलने वाला है। जब एक टारगेट होता है किसी भी कंट्री का वैक्सीनेशन का, तो वैक्सीनेटेड वो कंट्री हो जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम 90% वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो हम बुला लेंगे, तो ऑलमोस्ट डन है। ऑस्ट्रेलिया 90% ऑन द वर्ज ऑफ 90% वैक्सीनेशन पे है, तो आप जा सकेंगे अगले 6 दिसंबर के बाद। उसके बाद फिर बात करते हैं यूके की, वो पहले भी जा सकते थे, अब भी जा सकते हैं। टूरिज़्म पे मत जाइए। बात रहेगी बाकी शेंगन की, वो भी आप जा सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो आपको वेलकम करती हैं शेंगन की, कुछ कंट्रीज़ में आप नहीं जा सकते अभी भी। तो वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि किन किन कंट्रीज़ का बहुत ईजी आपको रहता है विजिटर वीज़ा पे जाना। खैर, तो 5-6 मिनट मैंने ले लिए, इतना ही टाइम हम लेते हैं वर्ड अपडेट के लिए। अब जो अगले 15 मिनट होंगे वो आपको, मुझे लगता है कि फिर कापी पेंसिल अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि शेंगन की जो रिफ्यूज़ल है ना, ये वैसे तो ये कहा जाता है सर कि शेंगन की रिफ्यूज़ल आ गई उसके बाद हम अप्लाई ना करें, अच्छा है दोबारा फिर रिफ्यूज़ल आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी कंट्री आपको रिफ्यूज़ल देने के बाद अगला जो अप्रूवल है वो नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे करिए, नेक्स्ट टाइम भी आपको अप्रूवल मिल सकती है। ये बात नहीं है कि एक क्लास में आप फेल हो गए तो अब दोबारा वो क्लास नहीं करेंगे। तो आप इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब कौन कौन सी बातें हैं वो हम ध्यान से सुनेंगे। अगले 13 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पहली बात, सबसे पहले तो हमें आंकड़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि शेंगन कंट्रीज जो है, जो 26 कंट्रीज का फ्री जोन बॉर्डर है, उसमें कितने वीज़ाज अप्लाई होते हैं, कितने लगते हैं, क्या क्या उनका अप्रूवल रेट होता है। मैं मोटी मोटी बात करूं, 2020 की तो बात मैं नहीं करूंगा, 2021 अभी चल रहा है तो उसकी बात भी नहीं करेंगे। 2019 के आंकड़े उठा लेते हैं तो तकरीबन 11.5 लाख लोगों ने शेंगन का वीज़ा अप्लाई किया 2019 में। और आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि 89.5% लोगों का वीज़ा लग गया। मोटी मोटी बात यह है कि 100 लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया तो अप्रॉक्सीमेटली 90 लोगों का वीज़ा लग गया। तो कितनी अच्छी बात है कि जो 10 लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, जो 10% लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, उसके बेसिक रीज़न क्या होते हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला रीज़न जो होता है, बड़ी मतलब मैं इस वर्ड को बहुत मतलब यू कैन से हैवी हार्ट से बोलूँगा कि फेक डॉक्यूमेंट। सबसे बड़ा मेजर जो आपका ड्रॉबैक रहता है रिफ्यूज़ल का, वो होता है फेक डॉक्यूमेंट। एक जब कंसल्टेंट फ़ोन करता है ना कि सर शॉर्ट वीज़ा, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, 25 साल से उम्र ज़्यादा, मैं आपको पक्का वीज़ा लगा के दूंगा। अब वो खुद लगा के देगा वो नहीं मुझे समझ आती कहानी। एम्बेसी से वो वीज़ा अप्रूव कराएगा तो फिर एम्बेसी वीज़ा देगी। तो एक कंसल्टेंट इतनी गारंटी श्योरिटी से कैसे कह सकता है? अप्लाई करने की, सही तरीके से अप्लाई करने की ये तो बात कर सकते हैं, श्योर शॉट है जी, कंफर्म्ड है जी, गारंटी है जी, 100% है जी, कैसे? पॉसिबिलिटी नहीं रहती। क्या अब ये एक कंसल्टेंट जो कहता है कि मैं आपका 100% वीज़ा लगा के दूंगा, वो क्या करते हैं? 3 चीज़ें वो गलत करते हैं। पहली, ITR खुद की तैयार करते हैं, खुद से तैयार करते हैं, कोई टेम्पर्ड करते हैं, कोई फेक लगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। दूसरा, बैंकिंग भी उनकी फेक होती है। किसी का नाम, मान लो किसी का नाम XYZ कोई नाम है, तो बैंकिंग में उसकी टेम्परिंग करके, कोई अडोब आजकल और कॉल्ड्रा जैसे जो सॉफ्टवेयर हैं, उससे कुछ भी हो सकता है। लोग नकली नोट तक छापते रहते हैं, तो ये तो कुछ भी बात नहीं उनके लिए। और तीसरी बात, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, किसी के नाम की प्रॉपर्टी किसी के नाम पे चढ़ा दी। तो ये जो 3 चीज़ें करते हैं, हमें सिर्फ पासपोर्ट चाहिए जी, सिर्फ फोटो चाहिए जी, हम तो आपसे 6 लाख रुपए पहुंचने के बाद ले लेंगे, उसके बाद कोई जॉब भी दिलवा देंगे, 6 लाख फिर ले लेंगे जी, 12 लाख रुपए ले लेंगे जी, नहीं जी हम ये 15 लेते हैं जी, 12 ले लेंगे, पता ही नहीं क्या क्या बातें करते हैं जी। सारा काम आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारा अवेयरनेस का काम है। आप अवेयर हो जाइए तो 80 यूरो में, 90 रुपीज़ का मान लीजिए, हम यूरो मान लेते हैं, तो 7200 रुपये में एक वीज़ा अप्लाई होता है। तो वाई टू गिव 6 लाख 10 लाख? VFS की वेबसाइट पे आप जाइए और वहाँ पर चेकलिस्ट दी हुई है कि हमें आपकी इतनी बैंकिंग चाहिए, इतने टैक्स रिटर्न चाहिए, इतने आपकी प्रॉपर्टी होगी तभी ठीक है, नहीं तो बताइए। तो फेक डॉक्यूमेंट ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए मैंने इस पर 3-4 मिनट लगा दिए कि
कभी भी अपने डॉक्यूमेंट ऐसे मत लगाइए जो आपको मालूम ही नहीं है। कंसल्टेंट जितना मर्जी कहे कि ये डॉक्यूमेंट पे आपको साइन करने पड़ेंगे, आप ऑडियो से बोलिए, आप वीडियो बनाएंगे आपकी कि ये डॉक्यूमेंट आपके हैं, हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कल पुलिस आएगी, कल कुछ विजिलेंस आती है, ऐसा कुछ भी आता है तो हमारा स्किन सेफ है। कभी किसी को ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मत दीजिए अनटिल और अनलेस कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके ही हैं। किसी के डॉक्यूमेंट्स पे आप ऑथेंटिकेसी मत करिए। तो फेक डॉक्यूमेंट से बचिए ऑलवेज। ये शेनिगन की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं तो फेक डॉक्यूमेंट से, जाली जो दस्तावेज लगाते हैं उनसे बचिए। बाहर जाने का तो भूसवार चलिए होता है, मैक्सिमम लोगों में होता है, बट उसका एक वे तो होता है ना। मान लीजिए आपने एक आईफोन लेना है जिसकी कीमत मान लीजिए 1 लाख रुपया है, आपकी जेब में मान लीजिए अभी 50,000 रुपया है, तो अगले 50,000 के लिए कुछ ट्राई तो करेंगे ना आप कि मैं उधार ले लूं या किसी से कोई काम कर लूं तो मेरा पैसा बढ़ जाए तो मैं 1 लाख देके वो आईफोन ले लूंगा। ये तो है नहीं हम उसके शोरूम पे पिस्टल लेके डाका मार लें, उसको चोरी कर लें, तो फिर तो पुलिस बैठी है, फिर तो जेल भी है। तो जितना हम सही काम करेंगे उतनी एम्बेसीज हमें रिस्पेक्टेबल वीज़ा देती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कई कंट्रीज़ ने हमें बैन कर दिया हुआ है, खासतौर पे स्टडी वीज़ा के लिए। जब भी पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, दिल्ली से कोई फाइल आती है तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे यूके है मान लीजिए, इन्होंने तो इतनी स्क्रूटनी करते हैं, इन्होंने तो खास तौर पे बता दिया कि स्टेट बोर्ड है 70% मार्क्स, सीबीएसई बोर्ड है 60% मार्क्स। ऐसे ही मतलब कि धाराएं लग जाती हैं जो जिन स्टेट से लोग गलत तरीके से जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि फेक डॉक्यूमेंट से बचिए। इसके अलावा और भी कई पॉइंट हैं पर ये चीज़ें बहुत बड़ी खतरनाक हैं। दूसरा, आपका यदि क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वीज़ा मत लगाइए, मत मतलब अप्लाई करिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड से भी आपको जो वीज़ा है वो नहीं मिलेगा। तीसरी बात, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ये जो मैं ट्रैवल हिस्ट्री कह रहा हूँ ये कई बार नहीं मायने रखती। जरूरी नहीं कि जो मैंने वर्ड बोल रहा हूँ कि रिफ्यूजल हुई है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री ही रिस्पॉन्सिबल है, बट इसका आपको बेनिफिट मिलता है शेंगन के वीज़ा लगाने के लिए। यदि आप एशियन कंट्रीज़ में, दुबई में या सिंगापुर में, थाईलैंड में, मलेशिया में, आप चाइना में, रशिया में कहीं आप ट्रैवलिंग करके आए हुए हो तो वुड बी वेरी इजी, तो आपको इसमें चांसेस बन जाते हैं। फोर्थ रीज़न क्या है वीज़ा रिफ्यूज़ल का, वो होता है कि आपकी उम्र कम। आप जो कंसल्टेंट फेक काम करते हैं वो लिखते हैं जी 25 साल से उम्र कम ना हो। यदि काम कराना फिर तो फिर 20 साल के वाला भी करवा दो, फिर इसमें क्या दिक्कत है। इसका मतलब उनको भी मालूम होता है कि एम्बेसी एज फैक्टर भी देखती है। अब जिस लड़की या लड़के की एज पढ़ने की वहाँ पर 22-23 साल का जो स्टूडेंट है, मतलब एक पर्सन है, अब वो कहता है जी मुझे शेंगन का वीज़ा लगवा दीजिए, विजिटर वीज़ा, मैं आ जाऊँगा जी, घूम फिर के आ जाऊँगा, किसने वापस आना है। जो मेरे व्यूअर्स हैं ये सभी को मालूम है कि शेंगन में गया बंदा 99% वापस नहीं आता। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। वीज़ा अफसर तो डेली 500-1000 फाइल्स देखते हैं, उनको तो मालूम हो गई होगा। आप सोचते हैं कि वहाँ पर सारे बुद्धू बैठे हुए हैं, वो नॉन इंटेलिजेंट हैं, दे आर फार फार मोर इंटेलिजेंट देन अस। तो हमें किसी को ऐसा मत सोचिए कि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो कवरिंग लेटर है वो बहुत मायने रखता है। जैसे स्टडी वीज़ा में, स्टडी परमिट में आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत मायने रखता है, इसी तरीके से कवरिंग लेटर आपका बहुत मायने रखता है। अब कवरिंग लेटर में आपने आपकी इंटेंशंस क्लियर नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरा, आपका कोई पर्पस नहीं क्लियर है। सर मैंने घूमने जाना जी, मैं तो मिलान सिटी से वापस आ जाऊंगा, मैं तो नेपल से वापस आ जाऊंगा जी, मैं तो सर स्विट्जरलैंड होके वापस आ जाऊंगा जी, तो कोई पर्पस तो है नहीं वहां पर जाने का, तो वीज़ा क्यों मिलेगा। पर्पस क्लियर नहीं है, इंटेंशंस क्लियर नहीं है, तो इसके कारण आपका वीज़ा नहीं मिलेगा। अब अपनी जो पेमेंट दिखाई वहां पर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलो कवरिंग लेटर तो मैंने बता ही रहूँगा, मैं आइटनरी पे भी आऊँगा कि आइटनरी क्लियर नहीं होती। हमने जिस कंट्री के, जिस सिटी में, जिस होटल में रहना है वो चलो हमने बता दिया, उस कंट्री से नेक्स्ट कंट्री शिफ्ट करना है वो नहीं बता पाए, तो वीज़ा नहीं मिलेगा। तो जो मैं नहीं वर्ड बोल रहा हूँ ये काम मत करिए, तो इसका सोल्यूशन यही है। अब मैं 5:20 तक बोलूँगा, फिर बाद में कहूँगा कि मैं सोल्यूशन बताऊँगा, तो यही सोल्यूशन है कि ऐसा काम मत करिए। जो मैं कहता हूँ कि ये आप नहीं करते, जो आप ये गलत काम करते हो तो ये मत करिए, यही सोल्यूशन है इसका। अब सबसे बड़ी बात आती है कि
मैंने लास्ट टाइम जब मैं लाइव हुआ था तो मैंने कहा था कि आईटीआर और बैंकिंग में आपका क्या कोरिलेशन है वो समझिए। सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपकी आईटीआर और आपकी बैंकिंग इसका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल आप 5 लाख रुपए साल का कमाते हैं, 40-45 हज़ार रुपया आप महीने का कमाते हैं और 5 लाख रुपए साल का कमाते हैं, अपनी रिटर्न भरी हुई है 5-5.5 लाख की, चलो 6 लाख की मान लो। आप 50,000 रुपया महीने कमाते हैं और आपने बैंक में डाल दिए 12 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, और जिस दिन अप्लाई करना था किसी ने आपके कान में कह दिया कि 4-5 लाख रुपए आज डाल दे, तेरा तो वीज़ा पक्का लग जाएगा। जिस दिन वीज़ा अप्लाई करना था 3 दिन पहले आपने 5 लाख की और ट्रांजैक्शन डाल दी और बताया ही नहीं कहाँ से आया 5 लाख। कोई फ्रेंड से मांगा, चाची मामी से मांगा, किससे किया कुछ नहीं मालूम, वीज़ा पक्का रिफ्यूज होगा। हैवी ट्रांजैक्शन, सस्पेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन हमेशा रिफ्यूजल का कारण बनती है। ये आप बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। तो क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ेगा, टाइम भी 4-5 मिनट में है, तो अभी 5-7 पॉइंट और है। और नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए जो मैंने सर्च किया वो है आपका जो स्पॉन्सर आपको करता है वो वहाँ का, सपोज हमारा भाई जाता है वहाँ पर वर्क परमिट, वो स्पॉन्सर कर रहा है, वर्क परमिट वाला कोई पर्सन आपको स्पॉन्सर या इनवाइट नहीं कर सकता जब तक कि उस कंट्री का जो पर्सन जहाँ से आप इन्विटेशन मंगा रहे हैं या स्पॉन्सरशिप मंगा रहे हैं वो सिटीजन हो या परमानेंट रेजिडेंट हो। आप कहते हैं जो खुद विजिटर पे गया आपको बुला लेगा, हाउ दिस इज पॉसिबल। अब वो वर्क परमिट पे गया है, पता नहीं कल वो रस्टिकेट हो जाता है, कल उसका कोई एम्प्लॉयर के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, वो वापस आ जाता है, आपको कौन बुलाने वाला रहेगा। तो इमिग्रेशन स्टेटस वहां पर रेजिडेंसी का या सिटीजनशिप का होना चाहिए, अदरवाइज आपको वहां पर कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता। चलिए मान लीजिए कि वो वहां पर सिटीजन है या रेजिडेंट है, तो उसके डॉक्यूमेंट सारे मंगाने हैं। पहला डॉक्यूमेंट इन्विटेशन लेटर, दूसरा डॉक्यूमेंट आपका उसको जो टैक्स डिटेल है, जो बैंकिंग है, अकोमोडेशन के प्रूफ, आपको सारे उसके लगाने पड़ेंगे। वहां पर आपको कहां पर रखेगा वो, तो ये सारियां, यहां से भी आप सपोज जाते हैं तो आपको अपना आईटीआर्स, टैक्स डिटेल्स, आपको अपनी बैंकिंग, 3 साल की आईटीआर्स, आपको जो बैंकिंग है वो यदि आप प्रॉपर नहीं लगाते तो वीजा रिफ्यूज होगा। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखाते रहिए। आपकी सैलरी मान लीजिए 40,000 रुपया है, आप कुछ भी उससे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो दिखाइए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा करिए। यदि आपका कोई बिजनेस है, आपने करंट अकाउंट खोल दिया, तो करंट अकाउंट के बेसिस पे मान लीजिए आपने 6 लाख की आईटीआर भरी, तो 50,000 महीना आप वहां से अपने सेविंग में डाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, नहीं समझाया तो उसको रिपीट कर लेना। आपकी सेविंग, आपकी जो करंट अकाउंट में या आपका जो करंट अकाउंट है उसमें मान लो 6 लाख भरा हुआ है और उसके बेसिस पे अपनी आईटीआर भरी हुई है, तो डिवाइडेड बाय 12, 12 से डिवाइड करके, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड करके उसको पैसा सेविंग में डालिए, तो उसकी 6 महीने की स्टेटमेंट प्रॉपरली दिखाइए, तो उससे आपके वीजा के चांसेस जरा बन जाते हैं। ये नहीं करोगे तो वीजा रिफ्यूजल होनी है। उसके बाद पासपोर्ट, 6 महीने से कम का पासपोर्ट आप एम्बेसी को भेजोगे, रिफ्यूजल कंफर्म्ड है। पासपोर्ट पे टेम्परिंग है या डैमेज हो गया, वीजा नहीं मिलेगा। ये चीजें बहुत ध्यान से सुनिए आप। उसके बाद यदि आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका लेटर हेड, आपका बिजनेस कार्ड, आपका करंट अकाउंट स्टेटमेंट, आपकी सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट, आपका जो यदि आप जॉब कर रहे हैं तो वहां की एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि आप नहीं लगाते तो कंफर्म्ड है कि वीजा रिफ्यूज होगा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि वीजा रिफ्यूजल के कई रीजन हो सकते हैं। आपने कोई डेट ऑफ बर्थ अपनी प्रॉपरली लगा पाए, डेट जो मैरिज का सर्टिफिकेट है वो प्रॉपरली लगा पाए, आप वो सस्पेक्टेड हो गया तो वीजा नहीं मिलना। वीजा ना मिलना एक ग्रीन सिग्नल होता है, इसे आप पैनिक मत हो, आप घबराओ मत कि बस मैं तो इस कंट्री से रिफ्यूजल हो गया तो अब ये कंट्री देगी नहीं है मुझे वीजा। आप उस जो आपके पास जो रिफ्यूजल आ गया, अब क्या करेंगे, आप विजिटर वीजा पे जाना, कुछ एफडी करा लीजिए नेक्स्ट टाइम के लिए, कोई पीपीएफ का करा दीजिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, या कोई प्रॉपर्टी ले लीजिए, कुछ ना कुछ तो करिए, अदरवाइज वीजास के चांसेस बहुत कम रहते हैं। 5:20 होने वाले हैं, 1-2 मिनट रह गए हैं, तो मोटी मोटी बात मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो मैंने बातें की हैं कि फेक डॉक्यूमेंट मत लगाइए, अपने क्रिमिनल का कोई रिकॉर्ड चल रहा है उस पर आप मत जाइए, ट्रैवल हिस्ट्री हो तो फार बेटर है। कम उम्र है, 23-24 साल के लड़के लड़कियां मुझे मैक्सिमम फोन करते हैं, सर शेंगन जाना है, कनाडा जाना है। नहीं जा पाओगे जब तक कि आपके फाइनेंस बहुत जबरदस्त नहीं होते। 10-12 लाख की आईटीआर हो, 10-12 लाख आपके अकाउंट में हो, करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, कुछ चांसेस बनते हैं आपके। आपका जो एज है वो है पढ़ने की, आप कहते हैं 24 साल की एज में मुझे कनाडा का विजिटर वीजा दे दो, वो जा सकते हैं, ये मैं नहीं कहना कि आप नहीं जा सकते, बट फिनांस
आपके जो फिनांस है वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। हाँ, 40-45 साल की उम्र बढ़ गई तो फिर आप कम फिनांस पे भी कनाडा और शेंगन कंट्री जा सकते हैं। रिफ्यूजल आपके आने के चांसेस कम होते हैं, हो जाते हैं। सो अब मैं बात करता हूं कि हम इनको कैसे इंप्रूव करें। सबसे पहला ITR अपनी कंपटीशन चार्ट के मुताबिक भराएं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो जॉब कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, वो आप बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कि मैं ये काम करता हूं, उसके मुताबिक अपनी बैंकिंग रखिए। यदि मान लीजिए आपने 5 लाख की आईडी रखी है तो 12-15 लाख रुपए आपको बैंक में डालने की जरूरत नहीं है। वीजा मिलना है तो आपकी इनकम का 70% भी आपके अकाउंट में हो तो वीजा मिल जाता है। बात ध्यान सुनना, 10 लाख की आपकी इनकम है, 7 लाख भी हो तो वीजा मिल जाएगा। 15 लाख डाल दिया तो वीजा नहीं मिलेगा। देखिए, मतलब आप कहीं भी सोचते हैं सर 15-20 लाख रुपए डाल दिए आजकल में तो वीजा मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलना। सो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये जो मैंने पिछले 15 मिनट में आपसे बातें की हैं कि शेंगन का रिफ्यूजल इन कारणों से आता है। अभी तो मैंने बहुत कम बोला है, अभी तो मैंने आपको 15-20 पॉइंट बोले हैं। कितने ऐसे पॉइंट होते हैं, जब आप मेरे पास आओगे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग करने को तैयार हूं। आप आइए, मुझे कुछ पैसा ना दीजिए, आप वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप हमसे भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, हमारे एक नॉमिनल चार्जेस हम लेते हैं, कोई लाखों में हमारी कोई चार्जेस नहीं होते। आप आइए, आपके प्रोफाइल को हम बताएंगे कि इन चीज़ों में ये कमियां हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो एक वर्ड आता है SWOT, SWOT, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेटनिंग। ये चारों पॉइंटों पे हमने बात करनी होती है कि कौन कौन से आपके वीक पॉइंट है, कौन कौन से आपके पॉइंट बहुत स्ट्रेंथन है, कि जहां पर आपको वीज़ा चाहे वो शेंगन का हो, कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, न्यूजीलैंड का हो, कि आपको मैक्सिमम चांस बन जाएंगे। सो ये 15-20 मिनट बोलने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप अवेयर रहिए। जब भी आप किसी को फ़ोन करना है ये वीडियो देख लीजिए दोबारा, ताकि किसी भी कंसल्टेंट को फ़ोन करेंगे तो 50% कंसल्टेंट खुद ही बन जाएंगे आप। यदि वो कहता है कि आपकी एज 25 साल में आपको वीज़ा दिलवा दूंगा तो मेरा वीडियो देख के जाइए कि आप कैसे दिलवाएंगे। आप ITR तो मैं 2.5 लाख की भरता हूँ, नील की ITR है मेरी 3 लाख की, तो कैसे आप दिलवाएंगे। बैंक में तो मेरे 75,000 रुपये पड़ा हुआ है, तो चांसेस कम हो जाते हैं। एज मेरी 24 साल है तो कैसे वीज़ा लगेगा। तुक्का लग गया, 10% 2% लग गया, वो रेयर वीज़ा जो होते हैं वो मुझे नहीं मालूम, बट 90% आपके वीज़ा आपकी एज पे, आपके फिनांस पे, आपकी सोर्स ऑफ इनकम पे लगेंगे। तो ये आप ध्यान से आप इस जो वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं। तो टाइम इजाज़त नहीं दे रहा, 3 मिनट मैंने आपके पहले ही ज़्यादा ले लिए। आने वाले महीने 3 दिसंबर को मैं आपके साथ दोबारा लाइव हूँगा। शेंगन के बारे में कुछ बात करेंगे, जो कुछ चीज़ें रह गई हैं कि इसकी हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हम कैसे अच्छे लगाएं, चेकलिस्ट कैसी हमारी प्रॉपर हो, जो VFS की वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं उनके हम अकॉर्डिंग चलें, कानून के मुताबिक चलें, किसी भी झमेले में मत पड़े, किसी भी ऐसे कंसल्टेंट को पैसा ना दें जो कि पैसा लेके भाग जाए। पुलिस के पीछे मत भागिए, कोई भी पुलिस आपके लिए ऐसा नहीं करती। आपको मालूम होना चाहिए कि जो कर रहे हैं आप खुद गलत कर रहे हैं। अवेयर रहिए। जब आप सोना लेने जाते हैं, T-शर्ट लेने जाते हैं, शूज़ लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, कितना हम सर्च करते हैं, कंसल्टेंट के लिए सर्च नहीं करते। मेरी आपको हाथ जोड़ के यही विनती होगी कि अपने फ्यूचर को किसी के हाथों में मत दीजिए। आप खुद पहले गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत सोशल मीडियाज़ हैं, उन पे सर्च करके ही उस कंसल्टेंट के पास जाइए जिसको नॉलेज है। आपके इर्द गिर्द के में जो कंसल्टेंट हैं, बड़े अच्छे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, किसी के पास जाइए, वीज़ा लगवाइए और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। यही माई वीज़ा ओवरसीज़ की मनोकामना होती है। 3 दिसंबर फ्राइडे को 5 o'clock में आपके साथ दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ लाइव होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।